हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में गांधी युग, जिसकी शुरुआत 1919 से होती है और 1947 तक चलती है। तो हम शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका वास्तविक नाम मोहनदास था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था और 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कस्तूरबा के साथ हुआ था। 1888 ईस्वी में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये इंग्लैंड गए और 1891 में इन्हें बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई और इसी वर्ष भारत आ गए। इसके बाद इन्होंने राजकोट में वकालत प्रारंभ की। 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। जब वे डरबन से प्रेटोरिया रेलवे कोच के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, तो पीटर मैरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर एक अंग्रेज ने उन्हें जबरदस्ती प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया। इस घटना ने इन्हें नस्ल और रंग पक्षपात के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1903 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकालना प्रारंभ किया। 1904 में डरबन से 84 मील दूर फिनिक्स में आश्रम की स्थापना की। 1906 में गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह दर्शन का विकास किया। परवाना कानून के विरुद्ध इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया। 1908 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार जेल गए। 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय ज, जल जहाज में ही इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इस दिन को भारत में प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत वापस आने के क्रम में इन्होंने भारत की पृष्ठभूमि और राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास किया और इस क्रम में वे गोपाल कृष्ण गोखले जी से काफी प्रभावित हुए और उन्हें अपना गुरु मान लिया था। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो सबसे पहले उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में कोचरब आश्रम स्थापित किया। हालांकि 2 साल बाद आश्रम प्लेग के चपेट में आ गया और गांधी जी को अपने आश्रम को इस बार साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित करना पड़ा। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे तब उस समय दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय गांधी जी ने अंग्रेजों को विश्व युद्ध में सहायता करने की नीति को बढ़ावा दिया ताकि अंग्रेज भी भारतीयों की स्थिति और मांगों के अनुरूप उन पर नर्म व्यवहार करें। इस क्रम में गांधी जी ने भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दिया। इसको देखते हुए भारतीयों ने उस समय गांधी जी को भर्ती करने वाले सर्जेंट के नाम से संबोधित किया था। अंग्रेजों ने गांधी जी को इसके बदले में 1915 में केसर हिंद की उपाधि दी। चंपारण आंदोलन 1917। 1917 में चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया और वहां की 3 कठिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी से चंपारण चलने को कहा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से यह करार करा लिया था कि वह अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। इसी को 3 कठिया प्रणाली कहा गया। इस चंपारण सत्याग्रह का परिणाम यह निकल कर आया कि इन 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और इसके साथ साथ करों को भी 25% तक कम कर दिया गया। ये गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों में से एक था। यह चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की भारत में प्रथम विजय साबित हुई थी और भविष्य में गांधी जी को भारत के एक बड़े नेता के रूप में होने के द्वार भी खुल गए थे। इस सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई और उसके बाद से ही उन्हें महात्मा गांधी के नाम से बुलाया जाने लगा था। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्याओं को समझा। यहाँ का विवाद प्लेग एक बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इसका विरोध किया।
तथा गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा और घोषणा की कि उन्हें 35% बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई काफी बढ़ चुकी है। गांधी जी अनशन पर बैठ गए। तब मिल मालिकों ने यह मामला न्यायाधिकरण को सौंपने का फैसला किया। न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया और गांधी जी का यह सत्याग्रह भी सफल रहा। फिर आता है खेड़ा आंदोलन 1918। इसके बाद उसी वर्ष 1918 में ही गांधी जी खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली की जा रही थी। गांधी जी ने किसानों को लगान न देने के लिए कहा। इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि लगान माफ कर देना चाहिए। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्यों को लेकर वे भारत में भी काफी चर्चित थे और इन आंदोलनों में भी सफलता पाते हुए वे भारत में बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे थे। फिर आया रॉलेट एक्ट 1919 में। जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो उसके बाद ही 1919 में अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट को भारत में लाया गया। परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे। क्योंकि जैसे हमने ऊपर चर्चा की थी, गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दे रहे थे, ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो गांधी जी ने इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा। इसी के विरोध में पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी कर ली गई। इसके बाद जनता का आक्रोश तेज हो गया। कई जगह हिंसाएं हुई। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में विशाल सभा की गई, जिसमें रोलेट एक्ट पर बात की गई और डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण किए गए। तभी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोगिनाल्ड डायर ने फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटना कांड में लगभग 1500 लोग मारे गए। वैसे सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या 379 और घायलों की संख्या 1200 बताई गई थी। यह अंग्रेजों के द्वारा बताई गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था, जिसकी हत्या 1940 ईस्वी में उधम सिंह जी ने लंदन में कर दी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमेटी 1919 ईस्वी की स्थापना की। फिर आता है खिलाफत आंदोलन। उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था और अंग्रेजों ने उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया था। गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया था, क्योंकि वे मुस्लिमों को भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा किया जा रहा था, परंतु बाद में इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया था। असहयोग आंदोलन। इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी गई थी और ये गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलनों में से एक था। ये आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग करना था, सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी सामान, चुनावों का बहिष्कार करना था और अंततः करों का भुगतान करने से इनकार करना था। गांधी जी ने भी अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। चोरी चौरा 5 फरवरी 1922 की घटना। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देख इसको समाप्त करने का निर्णय लिया। परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की। जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया। इसके बाद कई नेता जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहा करते थे,
उन्होंने नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया था। इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। साइमन कमीशन 1928 में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। भारतीय संवैधानिक सुधारों को देखने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। साइमन कमीशन का नेतृत्व सर जॉन साइमन ने किया था, जिसमें 7 अंग्रेजी सदस्य थे। क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, तो भारतीयों ने इसे अपमान के रूप में देखा, क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ अंग्रेज हमारे भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकते। इसलिए इस आयोग का बहिष्कार किया गया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा। यहाँ इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ और जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहां काले झंडे दिखाए गए और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ विरोध किया गया। साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसी कारण कुछ दिनों के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, क्योंकि लाठी उनको लग चुकी थी। फिर आता है असहयोग आंदोलन। यह आंदोलन गांधी जी का असहयोग आंदोलन के बाद भारत में दूसरा बड़ा आंदोलन साबित हुआ था। यह आंदोलन 1930 से लेकर 1934 तक चला था, परंतु कुछ कारणों की वजह से इस आंदोलन के समय काल के बीच में एक समय ऐसा था जिसमें यह आंदोलन नहीं चलाया था। इसका तात्पर्य यह है कि 1930 से 1934 तक यह आंदोलन 2 चरणों में चला था। पहला चरण 1930 से 31 तक चला, फिर दूसरा चरण 1932 से 34 तक चला। फिर आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय लोगों की मांगों को स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाते हेतु असहयोग आंदोलन का एक रूप था। आता है दांडी मार्च। 1930 में गांधी जी ने उस समय के भारत में वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 7 सूत्री मांगे रखी। इन 7 सूत्री मांगों में भारतीयों को कैद से छोड़ना, सेना का खर्च कम करना आदि मांगे थी। लॉर्ड इरविन के द्वारा गांधी जी इन सूत्री मांगों के ऊपर कोई कदम नहीं उठाए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इसके विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया। दांडी मार्च करने की घोषणा कर दी। दांडी मार्च को गांधी जी द्वारा नमक कर के विरोध में चलाया गया था और इसके साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए भी इस दांडी मार्च को चलाया गया था। ये दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चलाया गया था। ये दांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चलाया गया था। इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कुल 78 सहयोगियों ने भाग लिया था और इसकी दूरी 241 मील थी। शुरुआत में तो गांधी जी के साथ सिर्फ 78 सहयोगी ही दांडी मार्च के लिए निकले थे, परंतु दांडी पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग इस दांडी मार्च में जुड़ते चले गए और यह संख्या लाखों तक में पहुंच गई। दांडी पहुंचकर गांधी जी द्वारा वहां नमक उठाकर इस नमक कर के कानून का विरोध किया गया और यह दांडी मार्च बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहा था, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना मुसोलिनी और नेपोलियन की यात्रा से भी की थी। अतः गोलमेज सम्मेलन 1930 से लेकर 1932 तक अंग्रेजों द्वारा कुछ सम्मेलनों का आयोजन ब्रिटेन में करवाया गया था, ताकि भारत के विभिन्न दल उन सम्मेलनों में अपनी बातें उनके समक्ष रख सके और इन्हें गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस क्रम में 1930 से 1932 तक अंग्रेजों द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन ब्रिटेन में करवाया गया, जिसमें प्रतिवर्ष एक गोलमेज सम्मेलन कराया जाता था। गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, पहले और तीसरे में नहीं लिया। फिर आता गांधी इरविन समझौता 1937 में। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से लॉर्ड इरविन को बहुत परेशानी हुई, जिसकी वजह से उन्होंने गांधी जी के साथ एक समझौता किया। ये गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है और यह समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। पूना पैक्ट समझौता 1932। यह पूना पैक्ट गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना क्षेत्र की यरवड़ा जेल में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश की जा रही थी कि भारतीयों को पहले की तरह ही इस बार भी अंग्रेजी सेना में ज्यादा से ज्यादा भर्ती किया जाए और दूसरे विश्व युद्ध की लड़ाई के लिए भेजा जाए।
बहुत सारे प्रतिनिधिमंडल भी भारत आए जो भारतीयों को अंग्रेजों को विश्व युद्ध में मदद करने का प्रोत्साहन दे रहे थे। परंतु जैसा धोखा अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के साथ किया था, वैसा धोखा वे इस बार भी कर सकते थे। और ये बात भारतीयों को इस बार समझ आ चुकी थी। और इस बार भारतीय लोग पूरी तरह से अंग्रेजों की इस दूसरे विश्व युद्ध में कोई मदद नहीं करना चाहते थे। इस क्रम में ब्रिटेन से क्रिप्स मिशन भी भारत आए और वे भारत में अपने कार्यों को लेकर पूर्णतः असफल रहे, क्योंकि अब भारतीयों को अपने हितों का ज्ञान अच्छे से हो गया था। और इस क्रिप्स मिशन के संबंध में गांधी जी द्वारा यह कहा गया था कि यह पोस्ट डेटेड चेक है, ये आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक डूबने वाला है। इस क्रिप्स मिशन के भारत में असफल हो जाने के बाद तब गांधी जी ने भारत में एक ऐसे आंदोलन को शुरू किया जो भारत की अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई में से एक बना। और यह आंदोलन गांधी जी द्वारा 1942 में शुरू किया गया अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन था। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में कैद करा दिया गया था। और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी। परंतु इस आंदोलन की दूसरी पंक्ति के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों से यह आंदोलन जारी रखा। इसके साथ साथ लोगों ने भी इस आंदोलन में खूब सहयोग किया और यह आंदोलन भारत की अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्र संग्राम की लड़ाई में से एक बना। 1947 आ गया। इसी बीच 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन आया। और लगभग 2 महीनों की वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अब भारत का विभाजन अनिवार्य है। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बना दिए गए। अंततः 30 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस में शाम की प्रार्थना के दौरान नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये हमने देखा गांधी जी का टाइम पीरियड।